कोयटा धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 12 हो गई। नमाज जनाजा के लिए मैयतें पुलिस लाइन मुंतकिल। 10 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शनाख्त कर ली गई। सानिया कोयटा पर सदर और वजीर आजम समेत सियासी रहनुमाओं की मसम्मत। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मामूल की चेकिंग जारी थी, एक जीप में धमाका हो गया। जख्मी एहलकार का बयान। JIT का 46वां इजलास। रहमान मलिक से पूछे जाने वाले सवालात पर मुशव्वरत। रहनुमा पीपल्स पार्टी जुमा की नमाज के बाद तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होंगे। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर निहाल हाशमी का जवाब मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लीगी रहनुमा पर 10 जुलाई को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। निहाल हाशमी के पेश न होने पर अदालत उज़्मा बरहम। आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कप्तान पीपल्स पार्टी की एक और बड़ी विकेट गिराने में कामयाब। साबिक वफाकी वजीर बाबर आवान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत। बाज़ाब्ता ऐलान आज शाम इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। ताकत का नशा या पैसे का गुरूर। कोयटा में MPA अब्दुल मजीद खान की तेज रफ्तार गाड़ी ने ट्रैफिक एहलकार को कुचल डाला। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ले ली। ड्राइवर गिरफ्तार। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वजीर आला शहबाज शरीफ का हल्का भी कब्जा माफिया से महफूज न रहा। लाहौर के इलाके का माहा में कायम वाहिद मरकज सेहत की कई कैनाल अराजी पर कब्जा कर लिया गया। अहले इलाका की वजीर आला समेत हुक्काम को दी गई दरखास्तें नजरअंदाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत इंतहा पर आलमी बरादरी खामोश। भारतीय फौज की फायरिंग से निहत्ते नौजवान की शहादत पर मुकम्मल हड़ताल। जुम्मतुल वदा की नमाज के बाद एहतजाज किया जाएगा। अलविदा माह रमजान अलविदा। जुम्मतुल वदा के दिन नमाजियों का खुसूसी एहतमाम। मुल्क भर में मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। मुल्क भर में रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। और समंदर में फेंका जाने वाला कूड़ा करकट आबी हयात की जान लेने लगा। प्लास्टिक बैग, बोतलें और खिलौने शामिल। कराची के समंदर में 6.4 मिलियन मैट्रिक टन कचरा फेंका गया। अस्सलामु अलैकुम। नियो न्यूज के साथ मैं हूं अनवार खाबर। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर शामिल करते हैं कराची के इलाके कायदाबाद से, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। इन जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त शहर कायद के इलाके कायदाबाद से, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। इशरत खान हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। इशरत, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? जी हाँ, बिल्कुल। कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि जो 2 जख्मी अफराद है उनकी ताहाल अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्हें हॉस्पिटल से तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया इशरत खान, अपडेट कर रही थी कराची से। जख्मियों को इस वक्त तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर कोयटा के शोहदा चौक पर होने वाले धमाके की सिविल डिफेंस ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। डीजी सिविल डिफेंस मोहम्मद असलम तरीन ने तस्दीक की है कि धमाका बज़ाहिर खुदकुश था। इस धमाके में 75 किलोग्राम से जायद धमाका खेज मवाद, नट बोल्ट और बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल किया गया। बुशरा कमर हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, बताएगा इब्तदाई तहकीकात के हवाले से क्या तफसीलात मंजर आम पर आई?
जी, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस ने जो इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक ये धमाका जो है वो खुदकुश हमला था और उनका ये कहना है कि खुदकुश हमलावर ने गाड़ी में 75 किलो जो है 75 किलो से ज्यादा जो है धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया, जिसमें नट बोल्ट और बॉल बेरिंग जो है वो शामिल थे। जबकि धमाके से जाए वकुआ पर जो खड्डा पड़ा है जहाँ पर ये गाड़ी का ब्लास्ट हुआ है 7.5 फुट चौड़ा और 13 इंच गहरा जो है खड्डा वहां पर पड़ गया है। धमाका इतना जोरदार था कि इसमें जो धमाके से गाड़ी उड़ी उसके अलावा 2 गाड़ियां मजीद 3 मोटरसाइकिलें और 2 रिक्शे भी शामिल हैं। जबकि करीबी इमारत जो तालीमी इदारे की है उसकी दीवार भी मुतासिर हुई, वो भी टूट कर गिर गई। एक चौकी जो है वो भी उससे मुतासिर हुई, जबकि करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज शहर में दूर दूर तक सुनाई दी गई। जी, कोयटा के शहादा चौक पर सिविल डिफेंस ने इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news@fact.pk। देखते रहिए न्यू न्यूज। पानामा का तारीखी मुकदमा, फाइनल तहकीकाती रिपोर्ट के लिए उल्टी गिनती शुरू। कलभूषण केस में नया मोड़, आर्मी चीफ से रहम की अपील। चीन का पाकिस्तान में बढ़ता हुआ कारोबार, खदशात और तहफ्फुजात भी बढ़ गए। 3 नज़रिए 3 पार्टियां और आज हम अपना प्रोग्राम दोबारा जैसे हस्बे मामूल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और मैं फवाद चौधरी हम आपके साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। और आज की जो पहली स्टोरी है वो ज़ाहिर है JIT ही रहेगी, जहां आज 3 सरबमोहर रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के सामने रखी गई। ये तीसरे पंद्रवाड़े की यानी तीसरे 15th डे रिपोर्ट थी और आज आखिरी और फाइनल मरहला शुरू हो गया है। 10 जुलाई तारीख रखी है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। हतमी जो रिपोर्ट है वो जमा कराया जाएगी वहाँ पर। और आज भी वहाँ पर जो माहौल रहा वो हुकूमत के लिए बहुत अच्छा तो नहीं रहा। डॉक्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। एक मोहर तो आपके वो प्रोग्राम से पहले एक मोहर तो सुहेल वड़ाइच साहब ने खोल दी। हाँ, सुहेल वड़ाइच साहब वो तो खुल गई। तो छोटी छोटी मोहरें थी, कई सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम के एक इक़्तिबास से शुरू कर लेते हैं कि खुशकिस्मती हमारी है कि सुहेल वड़ाइच साहब भी हमारे साथ हैं। सुहेल साहब ने लिखा कि ऐसा पहले भी हुआ है और अब फिर होने जा रहा है। कराइन और आसार बता रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए पार्टी इज़ ओवर की आवाज़ लग चुकी है। स्क्रिप्ट में कोई तब्दीली ना आई तो जुलाई और अगस्त में आखिरी रसूमात होंगी। मतवाले समझते हैं कि उनके लीडर जिस तरह माजी में बच जाते रहे हैं इस बार भी कोई रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मगर बज़ाहिर इस वक्त पानामा स्कैंडल से बाइज़्ज़त सुर्ख रुई का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कोई खुफिया रास्ता या डील हो तो हो, वगरना पार्टी इज ओवर। लेकिन आप ये भी तो बताएं ना, चौधरी साहब के पास हम जा रहे हैं कि आज आप सुनने में आया है कि आपने ज़बानी याद करवाया है इनका आर्टिकल PTI की मजलिस के अंदर। लोगों ने उठ के आवाज़ बुलंद पड़ा है और फिर लोगों ने ये भी कहा कि पैराग्राफ 3 तुम याद करके आओ, दोबारा से सुना जाए। ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ हुआ है या सिर्फ ये वैसे ही सुनने में? सुहेल साहब का आज आर्टिकल हर जगह पे ही, हर जगह पे सुहेल साहब बताइएगा कि वाकई पार्टी इज ओवर, और अगर पार्टी इज ओवर तो उसकी क्या वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि ये मामला अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है? देखिए, 1970 का मामला मैंने उसकी मिसाल दी है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ये समझ रहे थे कि पार्टी ओवर नहीं हुई और उन्होंने जाके तकरीर की। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के टेलीफोन टेप हों, जब प्राइम मिनिस्टर की कोई जो है वो शिकायत करे वो सुनी ना जाए, बेबसी का यानी अथॉरिटी नजर नहीं आ रही प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर हाउस की अथॉरिटी न रहे और जब जिन लोगों ने फैसला करना है, देखिए JIT की तफसीलात तो नहीं मुझे पता क्या अंदर हो रहा है, लेकिन जो तासुर बाहर फैल रहा है वो वही है
जिस तरह 77 में प्राइम मिनिस्टर हाउस बेबस था, इसी तरह अब बेबस है। जैसे बेनजीर भुट्टो नवंबर 1996 में बेबस नजर आती थी, तो बिल्कुल वही सूरत हाल। मैंने तो 3 जो मुख्तलिफ सूरतें हैं उनका तकाबल लिखा है कि उस वक्त क्या था और अब क्या है। और जाहिर है हुक्मरान जमात और उसके फॉलोअर तो नहीं ये मान रहे होते, लेकिन आपने वो वाकया भी लिखा है कि जब आप आसिफ जरदारी साहब से आखिरी मुलाकात में मिलने गए, तो वो भी जरा क़ारीन के लिए बता दीजिएगा। जी, वो ये हुआ कि गवर्नर हाउस में उन्होंने बुलाया। ये 5 नवंबर को हुकूमत खत्म हुई थी, 4 नवंबर की बात है। तो मैं गया, तो मेरे साथ मेहरबानी भी करते हैं तो थोड़ा बेतकल्फी भी है। तो मैंने उन्हें कहा कि कल आपकी हुकूमत जा रही है। कहने लगे नहीं ये पुरानी बात है। देखो फारूक भाई भी राजी हो चुके हैं, इरशाद हक्कानी साहब जाके बातें सुनाते थे, उनको भी मैं राजी कर आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या जनाब, इस मुल्क में मैं वाहिद आदमी हूँ जो आपको करप्ट नहीं समझता, बाकी सारे करप्ट समझते हैं आपको। कहने लगे वो कैसे? मैं क्या परसेप्शन है आपके बारे में, हकीकत तो सियासत में मैटर नहीं करती। कहने लगा नहीं, ट्रुथ ट्रेवल्स फास्टर देन परसेप्शन। तो वो खैर अगले दिन जनाब वो कैद हो गए और अगले दिन हुकूमत बदल गई। फिर जब भी मैं कोट लखपत जाता था तो दूर से कहते थे और तेरियां परसेप्शन मरवा देता। चौधरी साहब कहते थोड़ियां परसेप्शन आसान ना मरवा दें, पर मैं भी इस प्रोग्राम में ये बात कहूंगा कि ये बात पुरानी हो चुकी है, बल्कि है ही नहीं। ऐसा ना हो खाली हो जाए, जिंक्स ना करें। लेकिन साहब को भी शामिल कर लेना, फहद को भी शामिल कर, फहद साहब भी हमारे साथ हैं, तो फहद साहब जरा आप भी अपना पर्सपेक्टिव दें। इन्होंने तो हमारी लुटिया और दुकान दोनों वो बढ़ा दी। सोहेल उड़ाई साहब की जो सियासी तदब्बर है उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि देखें इसमें यानी सवाल ही उठता है कि ये सोहेल उड़ाई साहब का ये तज्जिया है या उनके पास तो खास अंदर की खबर है। नहीं, तज्जिया दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं तज्जिया। नहीं, खबर भी हो सकती है, खबर भी हो सकती है। ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है कि असल बात बता दें अंदर चौधरी साहब, ये आपका तज्जिया है कि खबर है? तज्जिया। क्योंकि खबर है तो फिर बड़ा सा मामला खतरनाक है। ठीक है, ये खबर तो देखें आप लोगों के पास होती है, सियासी लोगों के पास, हम तो तजज़िया करते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि देखिए उसमें जो बेसिक प्रेमिस है सोहेल उड़ाई साहब का कि जी अगर एक परसेप्शन ऑफ वीकनेस आ जाए तो मामले गड़बड़ हो जाते हैं। ये बेसिक प्रेमिस ठीक है, लेकिन अगर इस प्रेमिस को अगर चैलेंज करना है तो मैं इस जगह से करूंगा कि वो जो परसेप्शन ऑफ वीकनेस है कि कमजोरी और पावर, वो क्या अभी आया है या नहीं आया? मेरा ख्याल है उससे एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि देखिए वो ये जिन्होंने बात की कि सियासत में परसेप्शन मैटर करती है, बिल्कुल करती है। इस टाइम 2 पैरेलल अदालतें चल रही हैं। एक वो कानूनी अदालत है जिसमें फवाद चौधरी साहब और आप सब लोग जाते हैं, और दूसरी है अवामी अदालत। जो कानूनी अदालत है उसमें तो एविडेंस पे चलना है मामला, और कितना अच्छा ताकतवर एविडेंस है और कितना कमजोर है। लेकिन दूसरी अदालत जो बाहर लग रही है उससे परसेप्शन बन रहा है, और उससे ये परसेप्शन बनना कि जी हुकूमत गई, मेरा ख्याल है शायद कुछ ये कबल वक्त होगा। बल्कि शायद इसमें ये भी एक आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं कि एक सिंपैथी वोट भी आ रहा है कि जी सारे एक बार फिर जमा हो गए और एक साजिश बन रही है कि नवाज शरीफ को बाहर निकालो। अगर ये परसेप्शन पकड़ता है तो इसका एक उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है अभी भी और इलेक्शंस में भी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इट कैन गो बोथ वेज, शॉर्ट कट्स बोथ वेज। तो चौधरी साहब, ये आपने कहीं हमारे हक में तो नहीं खुदा न खास्ता आर्टिकल लिख दिया ये परसेप्शन अगर आगे बढ़ी जिस तरह वो कह रहे हैं हमें सिंपैथीज मिलने के लिए? देखो, पहली तो बात यह है कि ना ये किसी के हक है ना किसी के खिलाफ है, ये एक तज्जिया है। आप इससे अपना हक भी निकाल सकते हैं, अपना इख्तिलाफ। लेकिन मेरी राय तो ये है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे जो महसूस हुआ, मुझे ये लगा कि भाई सब कुछ सेट हो चुका है और अब सिर्फ 2 महीनों का इंतजार है कि ये किस तरह मैच्योर होता है। और मुझे तो ये लगता है कि बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि क्या अंजाम होगा। और फहद साहब ने जो फरमाया है वो देखें, वो तो उसके नतायज है ना कि सिंपैथी होगी, इलेक्शन में किस तरह फर्क पड़ेगा। असल बात तो ये वाकयात किस तरह। लेकिन इसमें एक टेस्ट केस ही बनता है। फिर एक मेरा ख्याल एक टेस्ट केस, देखें ये जो सिनेरियो बनता है कि जी एक बार जब सारी फोर्सेस अलाइन हो जाए एक तरफ
तो जो आगे लेकिन फहद साहब मामला ये है कि फोर्सेज अलाइन क्या होंगी, मतलब ये जो सारा कजिया है ये तो ICIJ का है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन ICIJ में तो प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं था चौधरी साहब, तो कहां से ICIJ में नाम के बगैर कहानी शुरू हुई? लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हम रोज बात करते हैं, आज ये ज्यादा फहद साहब की और इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट इजाजत दें तो मैं चौधरी साहब से एक और सवाल पूछना चाहूंगा और तज्जिए की अगली सीढ़ी पर उन्हें चाहूंगा कि वो नाजरीन को भी और हमें भी लेकर चले कि अगर तो चौधरी साहब आपका तज्जिया ठीक साबित होता है और पार्टी इज ओवर, तो उसके बाद पैदा होने वाले जो सूरत हाल है उसमें क्या आप इलेक्शंस देख रहे हैं? इलेक्शन सिर्फ कौमी असेंबली के देख रहे हैं या पूरे मुल्क में देख रहे हैं या कोई और ऐसी सूरत हाल क्या आपके ज़हन में खाका पैदा हो रहा है? देखिए, इस हवाले से मेरी जाती सोच तो यह है कि बड़ी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जाहिर है PTI चाहेगी कि फौरन इलेक्शन हो, और क्योंकि जबकि दूसरी जितनी ताकतें हैं वो फिलहाल नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, वो चाहेंगे कि पहले एहतसाब हो, 18वीं तरमीम पे बात हो, इलेक्शन कमीशन नया फॉर्म हो और इस तरह की काफी 5-6 एजेंडे पे आइटम है। तो लेकिन PTI को ये पता होगा कि अगर ये जितना लेट होता जाएगा इलेक्शन, उतना उनकी कामयाबी जो है उनसे दूर होती जाएगी। और दूसरा, आइन से एक दफा अगर हट गए, चाहे किसी भी फॉर्म में हट गए, तो फिर आपको एक टोटल बहरान का सामना होता है, फिर वापस आना आइन पे बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें PTI की जी देखिए इसमें ये जो सवाल किया खोगा साहब ने, मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा। देखिए ये इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए हमने पाकिस्तान में आगे जाना है, पीछे जाना है। वी ऑल नो के 90s में क्या होता रहा, उसमें क्या होता रहा, क्या क्या हमने वही गलतियां नहीं करनी। सो इस टाइम मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि अगर नवाज शरीफ साहब को हटाया जाता है तो आगे क्या होगा। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर उन्हें हटाया जाता है वो किन बुनियादों पे हटाया जाता है, वो बहुत जरूरी है। अगर वो रॉक सॉलिड एविडेंस, सर अगर रॉक सॉलिड एविडेंस है, रॉक सॉलिड, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर किसी रॉक सॉलिड एविडेंस है ना, वो कन्विक्शन के लिए चाहिए होती है फहद साहब, वो 16 साल कन्विक्शन से हटाएंगे ना, बात तो वही हो रही है। दो जगह ना, आप तो अंपायर की उंगली के इंतजार हैं, आप तो बस इधर बैलेंस में बैठे हुए हैं। देखिए आप जी का जाना ठहर गया, असल में आपको तो है अंपायर की उंगली का इंतजार। वो देखें कितना उन पे गरां क्या गुजरा है, चौधरी साहब पे गरां ये गुजरा है कि कन्विक्शन के बाद, यानी कन्विक्शन के बाद हटाएंगे, ये कैसे हो सकता है कि पहले कन्विक्शन और फिर हटाएं, पहले हटाएं फिर कन्विक्शन दें? ये तो बड़ा पुराना इनका मंत्र है। डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिक्लेरेशन है वो मुख्तलिफ है 16 साल कैद से। हम वज़ीर-ए-आज़म की फिलहाल 16 साल कैद में इंटरेस्टेड नहीं है। हनूज दिल्ली दूरस्त, वो भी पंजाबी में कहते हैं कि सारा पिंड भी मर गया तो थोड़ी बारी नहीं आनी। फहद ने जो बात की और मेरे ख्याल से चौधरी साहब भी, बहुत शुक्रिया फहद साहब और सोहेल बड़ाई साहब, आपने हमें अपना तज्जिया दिया। जमहूरियत जो है, हमने एक चीज बुनियादी तौर पर तय करनी है कि हमने इसके डिविडेंड्स जो है वो फौरन रीप करने। सियासतदानों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी तो है, लेकिन वो रिस्पांसिबिलिटी पे सियासतदान भी तो अपनी पूरा नहीं उतर रहे, जो इफेक्टिव गवर्नेंस उन्हें देनी चाहिए। आप भी आज यानी वो रीजन दे रहे हैं कि जमहूरियत क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं रीजन ये दे रहा हूं, डेमोक्रेसी डिबेट तो होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि वो तो बेहतर होनी चाहिए, अगर तातुल का शिकार भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं आप। तो तातुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इंश्योर किया कि फर्स्ट एवर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन मिजाज कुछ बदल गया है। अब जो दूसरा पहली बात तो ठीक है, लेकिन अब उसका क्या मतलब है कि आप बदले मेरा सरकार तो रहमान मलिक साहब आपसे कोई सवाल जवाब ना करे? नहीं आप जरूर करें। ये मतलब तो नहीं है कि मिजाज की जो मैं वो क्या है कि जो सुहेल वड़ाइच साहब भी कह रहे थे कि हम हैं फनकार मुकाबिर के मुअर्रिख तो नहीं, हम जो महसूस करें वो भला क्यों करना करें। ठीक है जी, इसी शेर, इतना खूबसूरत शेर है कि उसके ऊपर कंक्लूड ही कर लेते हैं पहला सेगमेंट। तो हमारा पहला सेगमेंट आपने सोहेल बड़ाई साहब का ओवर होने का आप तो बड़े भी इम्कान है काफी कभी, और आपने जो आज खास बात किया ना कि थोड़ा तात्तुल अगर जमहूरियत में आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तो क्वालिटी के लिए ये बड़ी आपने शानदार आज गुफ्तगू फरमाई है। आपने अंदाजा लगाया है, जितने डॉक्टर साहब जिट्री हैं, फहद हुसैन और सोहेल वड़ाइच साहब की गुफ्तगू को आपने सुन लिया। तजिया अब आप अपना भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब का, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का, और मेरी जो कुछ गुफ्तगू थी उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल आपका अपना तजिया है, बाकी सब लोगों का अपना तजिया है। इस पर हमारा पहले सेगमेंट का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। वापस आते हैं तो बढ़ते हैं कुलभूषण जाधव के मामले की तरफ।
उठो शाहिद, आज तुम्हें रोजा रखना है ना? जल्दी करो बेटा, सहरी नहीं करोगे तो पूरा दिन रोजा कैसे रख पाओगे? रोजा? अरे शाहिद तुम्हारी सहरी। मैंने पूछा खुदा से कि तू मुझको मिलेगा कहाँ, खुदा ने कहा मिलूंगा वहाँ है नेकी जहाँ। भूल गए? जल्दी करें, सहरी का वक्त हो गया है। अगर अभी नहीं करेंगे तो पूरा दिन रोजा कैसे रखेंगे? औरों का ख्याल एक नेकी है। अरे कहाँ रखे? अरे चाचा, तेरे अच्छे अमाल भी एक नेकी आप रोते क्यों हैं? पराठे में लाया हूँ। खुद को भुलाकर औरों का ख्याल रखने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। इस रमजान आप भी अपने बच्चों को औरों का ख्याल रखने की तरगीब दे। सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मैं आपसे बहुत नाराज था। इस ईद भी आप हमसे दूर है ना, इसलिए। पर आज हमने स्कूल में सीखा दूसरों की खिदमत करने वालों को सवाब मिलता है। तब मैं समझा आप दूर है मुझसे, लेकिन पास है उन बच्चों के जिन्हें आपकी जरूरत है। शुक्रिया। ये तोहफा आपके लिए। नाराज होने के लिए सॉरी अबू। आपका प्राउड बेटा अहमद। जो करते हैं दूसरों के लिए कुछ खास, वॉल्स की तरफ से उन्हें ईद मुबारक। मीठी ईद की खुशियों को और मीठा बनाएं वॉल्स ईद पैक के साथ। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। फौरी और महफूज तरीके से कैश भिजवाना हो तो अब करीबी जैज कैश दुकान पर जाएं और बासानी 50,000 तक का कैश ट्रांसफर करवाएं बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ। अब तो सिर्फ जैज कैश ही चलेगा। जैज कैश। रिवायतें मीज़ान में हों तो ही रिश्ते अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मैं आपसे बहुत नाराज था। इस ईद भी आप हमसे दूर है ना, इसलिए। पर आज हमने स्कूल में सीखा दूसरों की खिदमत करने वालों को सवाब मिलता है। तब मैं समझा आप दूर है मुझसे, लेकिन पास है उन बच्चों के जिन्हें आपकी जरूरत है। शुक्रिया। ये तोहफा आपके लिए। नाराज होने के लिए सॉरी अबू। आपका प्राउड बेटा अहमद। जो करते हैं दूसरों के लिए कुछ खास, वॉल्स की तरफ से उन्हें ईद मुबारक। मीठी ईद की खुशियों को और मीठा बनाएं वॉल्स ईद पैक के साथ। उठो शाहिद, आज तुम्हें रोजा रखना है ना? जल्दी करो बेटा, सहरी नहीं करोगे तो पूरा दिन रोजा कैसे रख पाओगे? रोजा? अरे शाहिद तुम्हारी सहरी। मैंने पूछा खुदा से कि तू मुझको मिलेगा कहाँ, खुदा ने कहा मिलूंगा वहाँ है नेकी जहाँ। भूल गए? जल्दी करें, सहरी का वक्त हो गया है। अगर अभी नहीं करेंगे तो पूरा दिन रोजा कैसे रखेंगे? औरों का ख्याल एक नेकी है। अरे कहाँ रखे? अरे चाचा,
तेरे अच्छे अमाल भी एक नेकी आप रोते क्यों हैं? पराठे में लाया हूँ। खुद को भुलाकर औरों का ख्याल रखने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। इस रमजान आप भी अपने बच्चों को औरों का ख्याल रखने की तरगीब दे। सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे हैं। ईद के रंग पाकिस्तानियों के संग, खुशबू होगी बातों में, मेहंदी होगी हाथों में, चेहरों पे खुशी के दिन, होठों पर हंसी के दिन, खुशियों के परिंदे चहकेंगे और घर अपनों से महकेंगे। अपनों की दीद होगी और हमारी ईद होगी। ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में पूरे 3 दिन न्यू न्यूज बिखेरता रहेगा आप सबके चेहरों पे खुशियाँ। ईद के रंग पाकिस्तानियों के संग। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद रंग पाकिस्तानियों के संग देखिए ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन सुबह 11:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रीमॉइल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। 4 रन दरकार, पाकिस्तान की कोशिश ये विकेट लेकर इंडिया से जीत जाए। अब बॉलर आ रहे हैं बॉलिंग कराने के लिए। बॉलर ने बॉल कराई, जबरदस्त शॉट, ये छक्का, लेकिन नहीं, फील्डर का बाउंड्री पे जबरदस्त कैच और पाकिस्तान ये फाइनल जीत लिया है। ले लो टिशू, ले लो टिशू, ले लो ना टिशू। जाओ। हाँ बेटा, ला पटाखा दे। नो इशू, ले लो टिश्यू। 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 ले लो, ले लो, ले लो टिश्यू। दुनिया को बता दो। खिलते जास्मिन की महक को महफूज किया महारत से लक्स वेलवेट टच में। लक्स के सबसे बेहतरीन परफ्यूम्स का दिलकश एहसास, पुरकशिश महकती जिल्द के लिए, बस जरा सा लक्स। सुना है तुम्हारे नए घर से समंदर भी नजर आता है। रिवायतें मीजान में हो तो ही रिश्ते अच्छे लगते हैं। बच्चों की मासूम सी आंखें बड़ी बड़ी चीजें देखती हैं जो हम मिस कर देते हैं अपनी जिंदगी में गुम होकर। पर लिप्टन का स्ट्रॉन्ग और नेचुरल टेस्ट हमें जगाता है उसके लिए जो वाकई अहम है। लिप्टन, जागे उसके लिए जो वाकई अहम है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मैं आपसे बहुत नाराज था। इस ईद भी आप हमसे दूर है ना, इसलिए। पर आज हमने स्कूल में सीखा दूसरों की खिदमत करने वालों को सवाब मिलता है। तब मैं समझा आप दूर हैं मुझसे, लेकिन पास है उन बच्चों के जिन्हें आपकी जरूरत है। शुक्रिया। ये तोहफा आपके लिए। नाराज होने के लिए सॉरी अबू। आपका प्राउड बेटा अहमद। जो करते हैं दूसरों के लिए कुछ खास, वॉल्स की तरफ से उन्हें ईद मुबारक। मीठी ईद की खुशियों को और मीठा बनाएं वॉल्स ईद पैक के साथ।
चौधरी मोहम्मद अकरम ट्रस्ट अस्पताल का अज़्म और आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात लौटाएंगे इनकी खुशियाँ। कहीं बीमारी इन्हें लाचार न कर दे। आगे बढ़िए, अपनी ज़कात, अतियात और सदक़ात हकदारों तक पहुँचाइए। रोजाना सैकड़ों से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज करने वाला फलाही अस्पताल, सेहत से महरूम हजारों मोहब्बत आपकी मदद के मुंतज़िर। 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत, आपकी ज़कात लौटाएंगी इनकी खुशियाँ। I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I am a commissioned officer in the Indian Navy. Subsequently, me along with Anil Kumar had a meeting with Alok Joshi, wherein the plans and the finalization of activities along the Makran coast and Karachi were finalized. I was stationed in Chabar, the Iranian port city, under a fictitious name, Hussain Mubarak Patel, and I was running a business there, Kanmida Trading Company. It was a discreet, non-embassy based operation, exclusively meant to conduct meetings with Baloch insurgents and terrorists. वेलकम बैक नाजरीन। तो अभी तो हम अंदरूनी खलफिशार की बात कर रहे थे, अब ज़रा थोड़े बैरूनी खलफिशार की बात करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में एक दहशतगर्दी का और जासूसी का जाल फैला हुआ है, जिसको हम तोड़ने के लिए बड़ी देर से तगदो कर रहे हैं। और उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी जो थी वो कुलभूषण यादव साहब थे, जो आपको याद होगा कि जासूसी के इल्ज़ाम में, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम के अंदर पकड़े गए थे। और उन्होंने एक वसी व अरीज़ जाल फैला रखा था पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का, जिसकी वजह से उनका ट्रायल हुआ और उस ट्रायल के अंदर उनको सज़ाए मौत हुई। लेकिन अभी बड़ी अहम ख़बर जो है वो सामने आई है। दो अहम ख़बरें आई हैं। ISPR की ने एक कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की है, जिसके मुताबिक एक तो उन्होंने कुलभूषण यादव साहब ने एक और एतराफ़ी बयान जो है वो उनके सामने रिकॉर्ड करवाया है, जो मेरे ख्याल में कुछ उसकी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। और दूसरा, अपनी सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ उन्होंने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रहम की अपील की है। तो इस पे हम इस साजिशों का जो जाल है, उससे बैनुल अक़वामी जो इस वक्त तनाजुर पैदा हो रहा है हमारे इलाके के अंदर, मशरक़ वुस्ता के अंदर, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से, इसकी बड़ी अहमियत तो डॉक्टर साहब वो है जो अभी जनेवा में ICJ का जो मामला चला था और उसमें हिंदुस्तान को कुलभूषण के ऊपर एक इंटरम रिलीफ मिली थी, जैसा कि आपको मालूम है। तो उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट आई है कि अब कुलभूषण यादव की एक तो जो दूसरी एतराफ़ी वीडियो आई है उसमें उसने जो चीज़ें मानी हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो उसने ये कहा है कि जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर हमले हो रहे थे, ईरानियन ज़ायरीन के ऊपर हमले हो रहे थे और हज़ारा शिया कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हुए थे वो रॉ जो है वो उसको स्पॉन्सर कर रही थी। अब पाकिस्तान ये कहता है चौधरी असलम, हाँ, चौधरी असलम की जो शहादत है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हालांकि वो एक मदरसे का स्टूडेंट था और उस तरह, तो ये फिर इसका मतलब ये था कि जो हमारी एक तरफ से नैरेटिव आ रहा था कि ये जो दहशतगर्दी है गो ये पाकिस्तान के अपने लड़के कर रहे हैं जो मदरसों में और उधर, लेकिन मलिक साहब बैठ जाओ यार। आतब मलिक साहब और वो मीडिया से बात करेंगे नहीं करेंगे।
न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनासिर इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। रहमान मलिक जेआईटी के सामने पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। जेआईटी का 46वां इजलास है और रहमान मलिक से पूछे जाने वाले सवालात पर मुशावरत होंगे। और ये बताया जा रहा था कि रहनुमा पीपल्स पार्टी जुमा की नमाज के बाद तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होंगे। और अभी आप ये मनासिर इस वक्त बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं जुडिशल एकेडमी के बाहर के, जहां इस वक्त रहमान मलिक जेआईटी के सामने पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। जेआईटी का आज 46वां इजलास है। रहमान मलिक से पूछे जाने वाले सवालात पर मुशावरत की गई और कहा यह जा रहा था कि रहनुमा पीपल्स पार्टी जुमा की नमाज के बाद तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होंगे। और इस वक्त जुडिशल एकेडमी के बाहर रहमान मलिक पहुंच चुके हैं। आज वो जेआईटी के सामने पेशी के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ यार डायरेक्शन छाड़ दियो, मेरी गाल सुन लो। बाद में मैनेज कर रहे हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बखूबी मालूम है कि आज मेरे नकाद, मेरे दोस्त और पूरा मीडिया इस चीज़ का मुंतज़र है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। पहली स्टेप जो है वो आपके सामने है। लोग कहते थे रहमान मलिक मुल्क से बाहर से नहीं आएगा और वो कोई चीज़ पेश नहीं करेगा। मैं उनको वाज़ह तौर पे कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी ट्रांसपेरेंट रहा और हर चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ी कानून के मुताबिक वो मैंने पूरी की। मैं उस सारी रिपोर्ट को ओन करने जा रहा हूँ, उन लेटर को भी ओन करने जा रहा हूँ और मैं 2 लेटर और उस प्रेसिडेंट को जो लिखे थे विद एविडेंस देने जा रहा हूँ। और इसके अलावा बहुत से लोग क्लेम करते रहे उस इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हमारे इन्वेस्टिगेटर्स का अगर मैं नाम ना लूँगा तो वो ज़्यादती होगी। 10 इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने मेरे साथ ये इन्वेस्टिगेट किया, मेरी टीम का हिस्सा थे। एक वसीम अहमद डेप्टी डायरेक्टर, एक अहमद रियाज शेख थे उस वक्त के डेप्टी डायरेक्टर, सजाद हैदर एडी थे उस वक्त, मोहम्मद नीफ जो इस वक्त बाहर हैं, बशारत शहजाद जो आजकल एडीजी हैं, और कामरान अताउल्ला और जावेद हसन, गुलाम अस्कर जतोई, शौकत अली, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सनाउल्ला, और जो लोग चार्जशीट हुए इस इन्वेस्टिगेशन की बदौलत, वो उनके नाम भी मैं अर्ज कर देता हूँ। उसमें मेरा नाम रहमान मलिक लिखा हुआ है, शेख अहमद रियाज लिखा हुआ है, सजाद हैदर, एजाज अहमद बाजवा, सनाउल्ला। ये वो लोग थे जो सस्पेंड रहे और हमारी टर्मिनेशन जाके 98 नवंबर में हुई। तो लिहाजा अगर वो ये कहता है कि मैंने ये इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट की तो खाम ख्याली है। मुझे सिर्फ आपसे सवाल है, मुझे लीगल फ्रेटर्निटी से सवाल है, मुझे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से सवाल है कि मुझे बताइएगा कभी FIR प्राइवेट होती हैं? 14-15 इंक्वायरियाँ थीं, उसमें 5 FIR दर्ज हुई और पाँचों की पाँचों कोर्ट में पेश हुई, कोर्ट में उनकी ट्रायल हुई, कोर्ट में वो केस क्लोज हुए। उनकी डिटेल भी इंशाल्लाह JIT के पास जाएगी। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि मैं उस वक्त निकलूँगा बाहर जब JIT फुली सेटिस्फाइड हो जाएगी हर वो क्वेश्चन जो मनी लॉन्ड्रिंग पे है। मैं थोड़ी चीज़ मार्ज कर दूं। कुछ क्लेम करते रहे लोग, कोई सीज करता है, कोई मेमो के बनाता है, यानी सीजर मेमो बनाता है। तो मैं एक अर्ज कर दूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल की बात हो रही है। और वैसे तो FIA ने सैकड़ों इंक्वायरियाँ की मेरी सुपरविजन में, उसमें मुझे नहीं पता कौन कौन अफसर होगा। तो लिहाजा मैं अपील करूंगा आज JIT से, अगर कोई चाहता है कि वो JIT के सामने पेश आए, मैं उसको खुद किराया देने के लिए तैयार हूँ, बाहर से आए। अगर वहाँ से किसी को लाने की जरूरत पड़े तो मैं वहाँ भी मदद कर सकता हूँ। अगर किसी के खिलाफ कोई यहाँ केस है तो वो भी मैं JIT को रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको जाके सुन लें। लेकिन आज के बाद जो मैं कागजात दूंगा, मेरा लग किसी की कोई बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अपनी कौम के साथ इंसाफ कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर रहा हूँ। आज मैं बसीयत एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA पेश हो रहा हूँ
मैं मिनिस्टर से नीचे आ गया हूँ। आज मैं अपनी पूरी पोजीशन से नीचे आया हूँ और उसके लिए मैं सिर्फ इस चीज़ को डेडिकेट करूँगा अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और मेरे को चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने मुझे इस बात की उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि और क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा हूं, मैं डिसिप्लिन को मानता हूं, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप एडिशनल डीजी के सीए से पेश हो जाएं। और आज कम से कम हमारी पार्टी की जो विजडम है बड़ी साफ जाहिर है कि आज अगर एक ऑफिशियल चीज़ थी वो ऑफिशियल ही जाना चाहिए। हम भी बड़े नंबर बना सकते थे। मैं अभी एक मिनट यार थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, मैं आपके लिए हाजिर हूँ मैं इधर। मैंने देखा बहुत से सियासतदानों को इस पे नंबर बनाते हुए। मेरा एक ही सवाल है उनसे, पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट से लेकर आज तक सिर्फ ये मेरी रिपोर्ट ही है। इसी रिपोर्ट की बिना पे बात करते हैं। मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मेरे गोल होते हैं और आज गोल करके निकलूंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक अपने हमरा दस्तावेजात भी लाए हैं। मीडिया से उन्होंने बात की और आखिर में उनका यह कहना था कि वो क्रिकेट के प्लेयर नहीं हॉकी के प्लेयर हैं और आज गोल करके ही बाहर निकलेंगे। अपडेट करें आपको इस आम खबर से, आपको बताते चलें कि रहमान मलिक इस वक्त जुडिशल एकेडमी के बाहर मौजूद हैं। आज वो पेश होने जा रहे हैं JIT के सामने और रहमान मलिक से पूछे जाने वाले सवालात पर मुशावरत भी की जा चुकी है। रहमान मलिक JIT के सामने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। उनका यह कहना था कि JIT के सामने पेश होऊंगा और उनके तमाम सवालात का जवाब दूंगा। और आपको बताते चलें कि इस वक्त वो जुडिशल एकेडमी पहुंच चुके हैं और अपने हमरा कुछ दस्तावेजात भी लाए हैं। अहम खबर शामिल करते हैं। जिसने हवाई फायरिंग की वो हम में से नहीं, चारसद्दा वालों ने समाजी बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। चारसद्दा के इलाके के शहरियों ने हवाई फायरिंग के खिलाफ मुहिम का आगाज करते हुए रैली निकाली, जिसमें पुलिस अफसरान, बल्दियाती नुमाइंदों और शहरियों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हवाई फायरिंग के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मनाजिर आपको दिखा सकते हैं नियो की स्क्रीन पर। जिसने हवाई फायरिंग की वो हम में से नहीं, चारसद्दा वालों ने समाजी बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। चारसद्दा के इलाके के शहरियों ने फायरिंग के खिलाफ मुहिम का आगाज किया और रैली निकाली, जिसमें पुलिस अफसरान, बल्दियाती नुमाइंदे और शहरी भी शरीक हुए। रैली के शुरका ने हवाई फायरिंग और के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। मनाजिर आपको दिखा सकते हैं इस वक्त ये इस रैली के जो चारसद्दा में निकाली गई है। चारसद्दा ने हवाई फायरिंग करने वालों के समाजी बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि मुहिम का आगाज किया गया है और रैली भी निकाली गई, जिसमें पुलिस अफसरान, बल्दियाती नुमाइंदे और शहरी भी शरीक हुए। रैली के शुरका ने हवाई फायरिंग के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। न्यू की स्क्रीन पर आपको ये मनाजिर इस वक्त दिखा सकते हैं। चारसद्दा के हवाई फायरिंग करने वालों के समाजी बॉयकॉट का ऐलान कर दिया गया है। अभी रुख करते हैं कोहाट का, जहां एक और टारगेट किलर पकड़ा गया है। CTD ने एक माह कबल पुलिस गाड़ी पर हमला करने वाले टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आलमगीर के 2 साथी पहले ही पुलिस की तहवील में हैं। मुलजिमान के हमले में SHO समेत 3 अहलकार शहीद हुए थे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त कोहाट से, जहां एक और टारगेट किलर पकड़ा गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक माह कबल पुलिस गाड़ी पर हमला करने वाले टारगेट किलर को गिरफ्तार किया है। मुलजिम आलमगीर के 2 साथी पहले ही पुलिस की तहवील में हैं। इन मुलजिमान के हमले में SHO समेत 3 अहलकार शहीद हुए थे। अहम कार्रवाई की गई है आपको बताएं कोहाट में, और एक और टारगेट किलर को पकड़ लिया गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक माह कबल पुलिस गाड़ी पर हमला करने वाले टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम आलमगीर के 2 साथी पहले ही पुलिस की तहवील में मौजूद हैं और मुलजिमान के हमले में SHO समेत 3 अहलकार शहीद हुए थे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आलमजेब। आलमजेब बताएगा इस गिरफ्तारी से मुताल्लिक पुलिस का क्या कहना है? एक बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने कोहाट लाची में कार्रवाई की है और पुलिस पर हमलों में मिलवे खतरनाक मुबैना टारगेट किलर आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अपने साथियों की मदद से एक माह कबल लाची पुलिस SHO की गाड़ी पर हमला किया था। इस मौका में SHO खानुल्लाह सख्त समेत 3 पुलिस एहलकार जान बहक हो गए। जी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वाक़े में 2 टारगेट किलर अकल खान और अयाज को पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलमजेब, अपडेट कर रहे थे कोहाट से, जहां टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
नियो न्यूज की खबर का असर। लाहौर के मेयो अस्पताल में खाकरोब के मरीजों को टांके लगाने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद डिप्टी अपोजिशन लीडर मोहम्मद सप्तैन खान की जानिब से जमा कराई गई। इस करारदाद में मुतालबा किया है कि मरीजों की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस वक्त करारदाद मंजूर की गई है पंजाब असेंबली में और असर है ये नियो न्यूज की खबर का। लाहौर के मेयो अस्पताल में खाकरोब के मरीजों को टांके लगाने के खिलाफ पंजाब असेंबली में आज करारदाद जमा करा दी गई है। यह करारदाद डिप्टी अपोजिशन लीडर मोहम्मद सप्तैन खान की जानिब से जमा कराई गई। इस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि मरीजों की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियो की जानिब से यह मामला मंजर आम पर लाया गया, जिस पर अभी पंजाब असेंबली में करारदाद भी जमा करा दी गई है। मेयो अस्पताल का खाकरोब मरीजों को टांके लगाता था। इस वक्त अपोजिशन लीडर डिप्टी अपोजिशन लीडर सप्तैन खान ने यह करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई है और इस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि मरीजों की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेयो अस्पताल में खाकरोब जख्मियों को टांके लगा रहे हैं। इस हवाले से करारदाद आज पंजाब असेंबली में जमा कराई गई है। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। अदालत ने लड़की को फेसबुक पर ब्लैकमेल करने के मुकदमे में मुलव्विस पाक फजाइया के मुलाजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट फारूक आजम सोहल के रूबरू मुलजिम हाफिज मदद खान को पेश किया गया था। अदालत ने FIA को मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का चालान 7 जुलाई को पेश करने का हुक्म दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। अदालत ने लड़की को फेसबुक पर ब्लैकमेल करने के मुकदमे में मुलव्विस पाक फजाइया के मुलाजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट फारूक आजम के रूबरू मुलजिम हाफिज मदद खान को पेश किया गया था। अदालत ने FIA को मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का चालान 7 जुलाई को पेश करने का हुक्म दिया है। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लड़की को फेसबुक पर ब्लैकमेल करने का यह मुकदमा था और इसमें मुलव्विस पाक फजाइया के मुलाजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट फारूक आजम के रूबरू मुलजिम हाफिज मदद खान को पेश किया गया था। अदालत ने FIA को मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का चालान 7 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। शुएब अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। शुएब बताएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। शुएब अली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पर ब्लैकमेल करने के मुकदमे में मुलव्विस पाक फजाइया के मुलाजिम को आज जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया गया है। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट फारूक आजम सोहल के रूबरू पाक फजाइया के मुलाजिम हाफिज मदद खान को पेश किया गया और इंस्पेक्टर जो साइबर क्राइम थे FIA की जानिब से उन्होंने अदालत को आगाह किया कि मुलजिम के खिलाफ मंजूर हुसैन नामी शख्स की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसने अलीला रुबाब नामी लड़की को ISPR में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसकी काबिल एतराज तस्वीर भी बनाई। इसके अलावा मुलजिम ने लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए 25,000 रुपए भत्ता भी वसूल किया। मुलजिम के मोबाइल से लड़की की तस्वीर और वीडियोस भी बरामद की जा रही है। बहुत शुक्रिया शुएब अली, हमें अपडेट कर रहे थे अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रीमॉयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट से बहुत आराम है। अपना या किसी और का मोबाइल लोड भी हो जाता है, कभी भी कहीं भी। साथ में 100 रुपए या जायद के जैज़ लोड पर मिले 1000 मिनट्स, SMS और MBs भी बिल्कुल मुफ्त। अब तो जैज़ कैश ही चलेगा। जैज़ कैश रिवायतें मीजान में हों तो ही रिश्ते अच्छे लगते हैं। अच्छी लगती है। बैट्समैन तैयार और इसी के साथ बॉल को उठा दिया है सीधे बाउंड्री लाइन के पास जहां पर खड़े हैं डोनाल्ड, जो पिछले 100 मैचेस में 99 कैचेस छोड़ चुके हैं। लगता नहीं कि इस बार भी उनसे कोई उम्मीद लगाई जाती। अरे ये तो गोल है, अरे इसमें होल है। डोनाल्ड फ्रॉम वॉल। चले? हाँ बस आई, कल जल्दी आना। हाँ आज ज्यादा मैला है ना।
और आज ज्यादा बदबू भी है मैनेजर साहब। कोई बात नहीं, घर जाके धो दूंगी। लाएं। इतना मैल और बदबू निकालने के लिए दुगनी मेहनत लगेगी ना? दुगनी मेहनत तो लगेगी, लेकिन उसके लिए कोई और है। कोई और? कौन है? बताओ ना। नया सनलाइट 2-in-1। इसकी 1000 लीमू जैसी ताकत और फूलों की खुशबू मेल को काटे और दे महकती ताजगी, शानदार सफाई और महकती ताजगी। सनलाइट 2-in-1। नया पैन पॉप पटाखा, बबल गम और स्ट्रॉबेरी के एक्साइटिंग फ्लेवर्स में। बाइट करो, मुंह में रखो एंड एंजॉय द पटाखा। नया पैन पॉप पटाखा। ईद के रंग पाकिस्तानियों के संग, खुशबू होगी बातों में, मेहंदी होगी हाथों में, चेहरों पे खुशी के दिन, होठों पर हंसी के दिन, खुशियों के परिंदे चहकेंगे और घर अपनों से महकेंगे। अपनों की दीद होगी और हमारी ईद होगी। ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में पूरे 3 दिन न्यू न्यूज बिखेरता रहेगा आप सबके चेहरों पे खुशियाँ। ईद के रंग पाकिस्तानियों के संग। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद रंग पाकिस्तानियों के संग। देखिए ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन सुबह 11:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। नई Cornetto Hazelnut, creamy and nutty first bite. Real hazelnut paste, crunchy wafer और वही iconic tip. नई creamy and crunchy Cornetto Hazelnut. Break the ice. खिलते जास्मिन की महक को महफूज किया महारत से लक्स वेलवेट टच में। लक्स के सबसे बेहतरीन परफ्यूम्स का दिलकश एहसास, पुरकशिश महकती जिल्द के लिए बस जरा सा लक्स। सुना है तुम्हारे नए घर से समंदर भी नजर आता है। रिवायतें मीजान में हो तो ही रिश्ते अच्छे लगते हैं। नई Cornetto Hazelnut, creamy and nutty first bite. Real hazelnut paste, crunchy wafer और वही iconic tip. नई creamy and crunchy Cornetto Hazelnut. Break the ice. आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। साहब जो हमेशा कॉम्प्लेक्स कर